Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today's discussion is role of folic acid and vitamin B12 in erythropoiesis. Erythropoiesis क्या है और इसके दो हम मेन फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो erythropoiesis के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है. बेसिकली गाइटिन फिजियोलॉजी चैप्टर 33 यूनिट 6 का हमारे पास ये सेंट्रल पोर्शन में हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. इसमें मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसीज की बात की गई है. Erythropoiesis is basically the production of RBCs or erythrocytes is called erythropoiesis. Human body needs continuous supply of these cells, therefore their maturation and rate of production are greatly affected by a person's nutritional status. कि अगर इसके RBC की मैच्यूरेशन के लिए हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी हमें माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है, उसे को देखना पड़ता है. अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस में वेरी हो सकता है तो हमारे पास तो आरबीसी की मैच्यूरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. सो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए? पहले भी मैंने बात की कि दो हमें वाइटामिन की बात करेंगे, विटामिन B12 दैट इज़ साइनोकोबालामिन एंड विटामिन B9 दैट इज़ फॉलिक एसिड. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास वाइटामिन्स हैं. अगर आप देखें इनके सोर्सेज तो इसमें से फॉलिक एसिड के आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, और इस तरह विटामिन B12 की रेड मीट आ रहा है या डेयरी प्रोडक्ट्स इस तरह के. सो ये हैं उसके सोर्सेज. अगर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी. बेसिकली जो एरिथ्रोब्लास्ट है, एरिथ्रोसाइट का जो फेज होता है जहाँ पे आरबीसी ने बनना होता है, वहाँ पे हमें इन विटामिन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो विटामिन्स होते हैं ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि जो लास्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ थायमाइडिन ट्राइफॉस्फेट, जहाँ पे डीएनए ने कंप्लीट होकर बनना होता है, वहाँ पे इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है. फॉर्मेशन ऑफ थायमाइडिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली यूएचएस का बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आता है इस पोर्शन में से. Therefore, lack of vitamin B12 or folic acid causes abnormal and diminished DNA, which results in failure of nuclear maturation. के क्या क्या हो सकता है अगर diminished सप्लाई हो गई है या सही से इनएडुकेट हो गई है तो न्यूक्लियर मैचुरेशन फेल हो जाएगी और एरिथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो सकेगी. सो अब इन दोनों वाइटामिन को हम इंडिविजुअली इनकी बात करें तो पहला है विटामिन B12. अब विटामिन B12 हमने सोर्सेज रेड मीट ले लिया, ठीक है, लीवर ले लिया, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग से अपने विटामिन B12 तो ले लिया. लेकिन अगर आगे क्या हुआ कि जीआईटी में हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसके आगे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई. सो इससे क्या होगा, आरबीसी की मैच्यूरेशन नहीं होगी. अगर आरबीसी की मैच्यूरेशन नहीं होती तो समटाइम्स हमारे पास एक क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है दैट इज़ पर्नीशियस एनीमिया. पर्नीशियस एनीमिया बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ब्लड के पोर्शन में भी में ही आता है वो भी, जहाँ पे एनीमियाज की डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं. पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास स्टमक का गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है. सेल का साइज़ जो स्टमक के सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के स्मॉल हो जाते हैं. ऑब्वियसली अगर सेल का साइज़ नॉर्मल से स्मॉल हो गया, एट्रोफी हो गई है, तो इससे क्या होगा कि वो सेल्स अपनी नॉर्मल गैस्ट्रिक सिक्रीशंस नहीं भेज रहे होंगे, जिससे हमारे पास गैस्ट्रिक जूस सही से नहीं बन सक रहा होगा. सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन called intrinsic factor is released from the parietal cells of gastric glands. नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में parietal cells पड़े होते हैं उन्होंने IF इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करना होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होकर कंबाइन हो जाता है हमारे पास विटामिन B12 के साथ जो हम फूड से ले लिया है हमने. ये नॉर्मल कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ. सो दैट इट गेट एब्जॉर्ब बाय द गट. सो ये आगे क्या गट में आके इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है. अब वो किस तरह होती है कि जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12 जब आए, ठीक है, अब ये कंबाइन हो गए, ये बाउंड फॉर्म में, ये इसी तरह बाउंडेड फॉर्म में आगे हमारे पास जीआईटी के पास चले जाएंगे. जीआईटी के बाद ये इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 ये तो बाउंडेड फॉर्म में आ गए, प्लस उधर के जहाँ के म्यूकोजा के जो म्यूकोजल सेल रिसेप्टर्स हैं ये उनके साथ अटैच होकर ये आगे ब्लड में चले जाएंगे. सो इसी तरह इनकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 की. फूड से आपने लिया विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन, उसके साथ ये आके अटैच हुआ और ब्लड में चला गया अलॉन्ग विद योर इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है. सो ये हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्ट का विटामिन B12 का. लेकिन अगर क्या हुआ है कि इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास कम है या नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा इससे क्या होगा, इट विल लीड टू डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन B12, ठीक है. कम इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, जितना कोई इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो उतनी ही विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी होगी, मतलब वही सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है, और उससे एब्जॉर्प्शन फेल हो जाएगी, ठीक है. मतलब जितना ही वो जितनी एब्जॉर्प्शन होगी थोड़ी बहुत तो वो उतनी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इतनी वो ब्लड में हमारे पास चला जाएगा तो जाके उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी. एक तो ये मसला बन जाता है. और अगर डेफिशिएंसी होगी फॉलिक एसिड की वजह से
तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो हमारे पास बड़ी क्लिनिकल इसके मतलब आती हैं। एक प्रेगनेंसी में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है फॉलिक एसिड का। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या देते हैं, हम उन्हें फॉलिक एसिड उनसे पूछते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री में कि आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ले रही हैं या नहीं। अगर नहीं ले रही होती तो हम उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं, बहुत ज़रूरी। इनकी वो जो रेंजेस हैं वो आपकी गाइडलाइन में लिखी भी हुई हैं। सो इसके ऑब्वियसली इसके जो सोर्सेज हैं फॉलिक एसिड के, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मीट्स स्पेशली लीवर है। फॉलिक एसिड को हम फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है और इसे टेरोग्लूटामिक एसिड कहते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो गई है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, अगर GIT में हो गई है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, वो सेम वो ब्लड विटामिन B12 वाली कहानी हो गई है, तो इसे एक मतलब हमारे पास एक क्लिनिकल पैथोलॉजी हो जाती है जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है विच डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप इस डायग्राम में मैं दिखाऊं आपको, एक नॉर्मल गट दिखाई गई है, नॉर्मल गट के साथ आपको सीलिएक डिजीज़ वाली गट दिखाई गई है, जिसमें क्या हो गया है कि जो ऊपर से हमारे जो वो आपको नज़र आ रहे हैं नॉर्मल गट के जो मसल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो शेड हो गए हैं, ठीक है। अगेन एट्रोफी हो गई है, ठीक है, नॉर्मल गट की। सीलिएक डिजीज़ हो गई है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ है। ऑब्वियसली अगर ये हो जाएगी तो फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी मतलब एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी और इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। जो हमारे पास मेन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, बायोकेमिस्ट्री में इसका बहुत परनीशियस एनीमिया के नीचे इसका साथ लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, NTDs होती हैं, ठीक है। NTDs बहुत कॉमन क्लिनिकल्स आ रहे हैं आजकल। उसमें हमारे पास स्पाइना बाइफिडा है एंड एनेंसेफली है। स्पाइना बाइफिडा में आप देख लें कि ड्यूरा मैटर, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड का मैटर होता है वो किस तरह उस बेबी की बाहर वो एक पाउच सा बना हुआ नज़र आ रहा है हमें, और साथ एनेंसेफली आ गई है, ये भी ठीक है। एक मतलब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली एम्ब्रियो के टाइम में हमारे पास ये डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इन दी मैच्योरेशन ऑफ RBCs। अगर GIT में एब्जॉर्प्शन नॉर्मली हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो जो फिर नॉर्मल पाथवे होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर आया, विटामिन B12 के साथ अटैच किया, GIT में चला गया, वहाँ म्यूकोजल सेल रिसेप्टर से अटैच किया तो ब्लड में चला गया और विद विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 in erythropoiesis. Thank you so much.